नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। लोकसभा चुनाव 2024 जब से हुए हैं तब से कांग्रेस के नेता और लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी को देश ने थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस या इस तरीके की बातें भी कई बार झलक कर सामने आ ही जाती है। या फिर अब राहुल गांधी को लग रहा हो कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में देश के सामने उभर कर सामने आ रही है। राहुल गांधी जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि गुजरात में हम आपको हराने जा रहे हैं। गुजरात में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज कांग्रेस के ही एक अधिवेशन में उन्होंने कहा, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस हमारे लिए मजाक जैसे हैं। उन्होंने उनकी पार्टी ने जो योगदान दिया है, इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो योगदान दिया गया है, उसे याद करते हुए कहा कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। और बीजेपी और आरएसएस का सरेआम उन्होंने मजाक भी उड़ाया। ये ओवर कॉन्फिडेंस है या राहुल गांधी एक मजबूत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इस पर आज चर्चा होगी कि राहुल गांधी का ये जो बयान है वो किस और इशारा करता है। उन्होंने अलग अलग अब बिहार की भी प्रचार की कमान थाप ली है, गुजरात भी आने वाले हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों में अपने आप को और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश भी कितने सफल और कितने असरदार साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं, आपको उनसे रूबरू करवा देती हूँ और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार उनके इस पर क्या विचार है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजीव पंचोली जी जुड़े हैं। संजीव जी, चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रणय रावल जी जुड़े हैं। प्रणय जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह सरवैया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से, क्योंकि बात राहुल गांधी की हो रही है। उन्हें कितना सीरियसली लेना है वो बाद में संजीव जी बताएंगे, लेकिन प्रणय जी, राहुल गांधी अब एक मजबूत विकल्प के रूप में देश के सामने उभर रहे हैं, या तो फिर देश को ये दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस भी छलक कर आ जाता है, कहीं कहीं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है वो बखूबी बयान करते हैं। लेकिन ये जो आज बयान दिया गया है कि बीजेपी और आरएसएस हमारे लिए तो बहुत मजाक जैसे हैं, उन्होंने बिल्कुल उस तरीके की भाषा बोली है जैसी कई बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री या उनके अन्य मंत्री बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नीचा दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही आज राहुल गांधी ने किया है। प्रणय जी, क्या कहेंगे? देखिए, मयूरिका जी, आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक बहुत समझदार और पढ़ा लिखा जो नेता है हमारा, और वो बखूबी जानते हैं कि आरएसएस की असलियत क्या है। उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने जाना है, और आज तक आरएसएस ने क्या किया है वो सब पर उन्होंने अभ्यास किया है। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि कभी कभी राजनीति में जैसा पत्थर वो मारते हैं तो हमें बैठना नहीं चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। वो एक काम हमें करना होगा, वो हमारे नेता ने अब शुरू किया है। आरएसएस और भाजपा ने इस देश की आजादी की लड़ाई में कहीं पर कोई भाग नहीं लिया है, ये इतिहास सत्य है। इस बात को लेकर राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि भाजपा आरएसएस कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो आजादी की लड़ाई है वो कांग्रेस ने लड़ी है, या हमारे स्वतंत्र वीरों ने लड़ी है, या इससे पहले जो देश के राजाओं थे उन्होंने लड़ी है, उनके माध्यम से लड़ाई लड़ी गई है। लेकिन आरएसएस और भाजपा की ओर से इसमें कोई नाम आते ही नहीं है। आरएसएस के संगठन ने तो कोई जगह पर ये लड़ाई नहीं लड़ी है। आप इतिहास उठा के देख लो, आप जो एआई के माध्यम से नया जो ग्रोक आया है उसमें जाके भी आप संशोधन कर लो, आपको आरएसएस के बैनर के नीचे आजादी की लड़ाई में एक भी आंदोलन किया हो, एक भी रैली निकाली हो,
ऐसा कहीं पर नहीं मिलेगा। कुछ एक दो स्वतंत्र व्यक्तिगत रूप से एक दो नाम है, उसके सिवा उस बैनर के तले कोई इस लड़ाई में नहीं है। इसलिए राहुल जी की जो छवि गोदी मीडिया के द्वारा खराब की गई थी, इसके लिए भाजपा आरएसएस ने 500 करोड़ रुपया जैसी मातबर रकम भी खर्च कर दी है, ऐसी बातें सुनने में आती है। तो गोदी मीडिया और भाजपा और आरएसएस क्या है, ये अब देश को ग्रोथ के माध्यम से सबको पता चलने लगा है। इस वक्त राहुल जी का ये बयान आना बहुत अहम बात है, क्योंकि जो हमारे नेता है उनको जनता के सामने सच्चाई लाने की जरूरत पड़ी, इसलिए इन्होंने ये बयान मजबूताई से दिया है। क्योंकि दिल्ली में अभी हर जिले के अध्यक्षों को बुलाया गया है, उनके 3 सेशन में जो मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जिला स्तर पर ये बात जहां आम जनता तक पहुंचाने की जरूरत थी, इसलिए ये बयान बहुत अहमियत रखता है कि आरएसएस और भाजपा ने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है प्रणय जी, और उससे ये कोई हमारे फर्क लिए ठीक एक है। छोटी सी जॉब के बराबर है, वो एक छोटी सी चीज है। ठीक है प्रणय जी, आप रीजॉइन कर लीजिए, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है और ग्रोक कितना भरोसेमंद है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी ने क्या किया है, किसी ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है कि नहीं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो कर रहा है, उसमें आजादी की लड़ाई के हिस्सा लेना जरूरी है कि नहीं, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लग रही है। संजीव जी के पास चलूंगी। संजीव जी, राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी क्या मजबूत विकल्प पैदा कर रहे हैं, मजबूत विपक्ष पैदा कर रहे हैं, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस की दिशा में जा रहा बयान है? नमस्ते मयूरिका जी। एक्चुअली तो सच में देखने जाए तो राहुल गांधी को कभी पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। हालांकि वो जो कह रहे हैं कि भाई केवल कांग्रेस ने ही भारत की आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी, तो वो बात गलत है। क्योंकि उस वक्त हिंदू महासभा भी थी, माननीय मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा का गठन किया गया। वीर सावरकर जी सबसे पहले ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 50 साल तक वो जेल में रहे। तो उनका योगदान भी बहुत बड़ा है। और 1957 का जो विप्लव है, वो विप्लव भी हमें याद है, वहीं से शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े जाने की। तो शायद ये इतिहास राहुल गांधी जी को याद नहीं है। बेशक ये बात पर हम सब मंजूर है कि आईएनसी की स्थापना सबसे पहले हुई थी, दैट वाज इन 20th दिसंबर 1885। पर कि वो पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी कि जो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो एक ऐसी पार्टी थी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर देश को स्वतंत्रता देने के लिए एक अभियान था। महात्मा गांधी जी आने के बाद में वो पार्टी का जो पीठबल है वो ज्यादा बढ़ गया था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू जी है, काफी सारे नेता उसमें जुड़े थे। पर हिंदू महासभा का योगदान भी काफी बहुत बड़ा है। और देखने जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी की भी पार्टी थी जो 1939 में उन्होंने मर्ज किया था कांग्रेस में। उनकी पार्टी थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो उनका रवैया अलग था। आरएसएस का जन्म भी 1925 विजयादशमी के दिन हुआ था। तो उन लोगों का रवैया अलग था। हर पार्टी अपने तरफ से प्रयास कर रही थी, पर उसमें ज्यादा, मैं कहता हूं, उसमें कोई बेशक नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि ज्यादा जो प्रभावशाली पार्टी उन दिन रही थी, दैट वाज महात्मा गांधी के बैनर हेठड़ आईएनसी रही थी। तो ये सब पुराना स्टोरी है, इतिहास है। किसी का भी मतलब सबका मिला जुला प्रयास था इस देश को स्वतंत्र देने में, इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। पर मैं समझता हूं कि
राहुल गांधी का कहना कुछ सीमित है इस बारे में। चलिए, राहुल गांधी का यह बयान किस ओर इशारा कर रहा है, ये देश समझने की कोशिश कर रहा है। आजादी की लड़ाई में सबको पता है कि स्वतंत्र सेनानियों ने अपना अपना योगदान दिया, अच्छी तरीके से दिया और भारत देश को आजादी दिलाई। लेकिन उसके बाद जो 75 साल से 80 साल का हमारा इतिहास है, वो अलग-अलग कथाएं, अलग-अलग लोगों की कहानियां कहता है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह जी जुड़े हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का योगदान जो अमूल्य है और उसे हम कभी भूल नहीं सकते, या आजादी की लड़ाई में जो स्वतंत्र सेनानी थे उनका योगदान हम कभी भूल नहीं सकते। और अब ये जो बयान आता है बीजेपी आरएसएस को लेकर कि ये हमारे सामने कुछ नहीं है, ये क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? जी, वैसे देखे तो बीजेपी को, ये जो राहुल गांधी है, जो बीजेपी को कोई ना कोई मुद्दा समय समय पे दे रहे हैं, देते ही रहते हैं कि जो मुद्दे से बीजेपी कुछ ना कुछ मुद्दा उठा सके। और ये बात रही जो अभी जो बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी उनके सामने कुछ नहीं है और ये आजादी की लड़ाई अकेले कांग्रेस ने लड़ी थी, ये बात बिल्कुल गलत है। ना कि सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी थी, उसमें आरएसएस के भी लोग जो थे, कार्यकर्ता थे, वो भी थे, वो हिंदू महासभा भी थी और कांग्रेस के लोगों के साथ जो बोलते हैं मुस्लिम लीग, उसके भी लोग थे और अनेक क्रांतिकारी लोग थे और राजा रजवाड़े नहीं सब नहीं लोग नहीं, थे। खोटू वाक्य अभी एक गलत नहीं नहीं नहीं, बयान आया है। मुस्लिम लीग हमारे साथ नहीं आपकी थी। बारी आए तो बोला, आपकी बारी आए तो बोलना, अब आपकी बारी आए तो बोल। सब लोग थे, कोई एक आदमी से ये आजादी नहीं मिली है। सबसे पहले तो बात ये है, अगर एक ही आदमी से आजादी मिलती तो फिर ये बंटवारा क्यों ना रोक पाए। और ये जो धर्म के आधार पे जो बंटवारा हुआ, तो अभी वो मुस्लिम लोग है तो वो इधर ही वो क्यों उसको बसाया। जो अगर धर्म के आधार पे जब बंटवारा हुआ था तो ऐसा क्यों किया। और पिछले 75 साल में कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, तो फिर भी अभी गरीबी है, बहुत सी अनेक बातें हैं, वो क्यों निरंतर क्यों है। और बात करते हैं कांग्रेस जो आरएसएस से लड़ने की मजाक की बात करे, तो अभी वो बीजेपी से क्यों नहीं लड़ पाती। कई स्टेट है, कितने अपने केंद्र के इलेक्शन देखे, पिछले 3 इलेक्शन, उसमें भी नहीं लड़ पा रही और जितना फाइट देना चाहिए इतना नहीं फाइट दे रही है। तो ये सब क्यों है। इतनी जिसने अंग्रेजों को सामने लड़ा है, इतनी स्ट्रांग अगर है कांग्रेस, तो अभी इसकी हालत ऐसी क्यों है। वो अनेक प्रश्नों जो है, अगर ये धर्म के आधार पे अंग्रेजों के सामने उसी टाइम लड़ी थी समझो, तो फिर उसके बाद ये मुगलों की कब्र अभी तक क्यों है। और इतिहास जो है अपना सांस्कृतिक इतिहास है, उसको क्यों कंटिन्यू रख पाई कांग्रेस। अभी जो भारत की ये वर्तमान जो स्थिति है, पिछले अभी 10 साल से ज्यादा दिखाई दे रही है, मगर उसके तो मूल में जाए तो जब बंटवारा था उसकी बहुत सी गलती है। उसके कारण जो अभी देश कई बातों में जो देखते, ये बांग्लादेशी या घुसड़खोर या कई बार ऐसी बातें हैं जो गलतियां है, उसकी वजह से अभी देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। तो वो सब क्यों है। अरे बाकी ये सोचने की बात ये है कि कांग्रेस को शायद समझो अंग्रेजों के सामने लड़ी थी, जो भी है जो अभी बात कर रही है, खुद के सामने अभी उसको लड़ने की जरूरत है, वैचारिक रूप से। अभी जो बात हो रही है, बारी बारी राहुल गांधी कुछ न कुछ बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो भी ये कांग्रेस की एक बदनसीबी में समझ बोले तो भी हो सकता है। क्योंकि पिछले 75 साल में एक ही फैमिली जिसका लीडरशिप चल रहा है, तो प्रजा को क्या जरूरत है। प्रजा की नाड़ जो है सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। हाँ जी, जो विचारधारा है, हेलो, आ रहा है। हाँ, हाँ, जो विचारधारा है वो उसमें कहाँ पे उसकी त्रुटि है नहीं कांग्रेस नहीं, की। ठीक नहीं है सर, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। हेलो, शायद कोई कॉल आ गया था। ना 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 ना, वो कंटिन्यू है। आया हाँ, अभी। फिर से हेलो, ओके सर, कैरी ऑन सर। जी सर, हाँ, बोलिए। नहीं, सोचने वाली बात है
अभी समझो राहुल गांधी जो पिछले अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जिसके पास इतने इतने बड़े बड़े यूथ है, समझो सचिन पायलट है, अभी प्रियंका गांधी भी है, और पास्ट में जो सब छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, जितेंद्र प्रसाद, वो सब युवाओं को जो बदली नेटवर्क चेंजेस अच्छा और नहीं आ रहा है। नए। सर ज्वाइन कर हेलो, लीजिए सर। सर रिजॉइन कर लीजिए, नेटवर्क अच्छा ओके, नहीं है। ओके। जी, मैं प्रणय जी के पास चली जाती हूँ। प्रणय जी बताइए, जिस तरह की बात हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजादी की लड़ाई में अभी पंचोली जी ने कहा कि कांग्रेस का एक अभियान था। वो अभियान, वो पार्टी शुरू से ही इसके लिए स्थापी गई थी कि जनता के बीच, देश की जनता के बीच और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हो रही थी, उसमें किस मुद्दों को आगे बढ़ाना है, किस मुद्दों के जरिए देश का स्वतंत्रता संग्राम मजबूत करना है, उसके लिए वो पार्टी की स्थापना की गई थी। एक्टोवियम ह्यूम उसके स्थापक थे और व्योमेश बैनर्जी हमारे पहले उसके अध्यक्ष थे। वो लड़ाई बाद में जाके गांधी जी, नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब के माध्यम से वो लड़ाई आगे बढ़ी और एक मजबूत आजादी की लड़ाई लड़के 1947 में देश को आजाद करवाया। तो आरएसएस की बात जहां तक प्रद्युमन भाई अभी कह रहे थे, तो उसमें कोई इनका योगदान नहीं रहा है। जो दो बड़े आंदोलन हुए, एक नमक सत्याग्रह, दांडी का नमक सत्याग्रह रहा, इसमें आप मुझे कोई भी नाम बता दो कि भाई ये आरएसएस या हिंदू महासभा या जनसंघ की ओर से इसमें आए हुए थे। दूसरा रहा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन व्यक्ति थे, उसके नाम भी मैं जानना चाहता हूं, लेकिन आपको ऐसे कोई नाम नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी मिलती है कि सावरकर जो थे वो तो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, 60 रुपया प्रति माह। किस बात के लिए पेंशन लेते थे, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने बार बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी। क्यों मांगी थी, किस किस विषय पर माफी मांग, आप इतिहास उठाकर देख लो। गांधी जी या नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, इन किसी व्यक्तियों ने अंग्रेजों से कभी माफी नहीं मांगी है। क्यों माफी क्यों मांगनी पड़े? माफी आप जिस क्षेत्र में काम करते हो, वहीं अगर आप कहीं गलती करते हो तो आपको उस क्षेत्र में रहने वालों से माफी मांगनी पड़ती है। प्रणय जी अंग्रेजों से क्यों माफी मांगनी पड़ी थी, चलिए ये ठीक है। मुद्दा है। यही दिखाता है कि आरएसएस या जनसंघ या हिंदू महासभा या भाजपा की इस देश की आजादी में कोई लड़ाई नहीं थी। ये चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। संजीव जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ रही है। देश में फिलहाल दो विचार चल रहे हैं। एक जो है वो आरएसएस की विचारधारा, जो तानाशाही, भेदभाव और कमजोर वर्ग का दमन कर रही है। कितना सरोकार रखते हैं इस चीज से, जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है? क्या कहना चाहेंगे इस आरोप पर? नहीं, इस देश में सबको कुछ भी बोलने का हक है और राहुल गांधी सब इस बारे में बड़े माहिर है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। हम उसे कभी गंभीरता से नहीं लेते और उनके जो बयानात है उनकी, वो हमें एक मुद्दा दे देते हैं और लोगों को भी पता चलता है कि उनकी व्यथा क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनका थिंक टैंक क्या है। तो वही रिजल्ट आने वाले दिनों में बैलेट में दिखाई देता है और वो अपने आप को एक अच्छे नेता प्रस्थापित करने जाते हैं और वो जो उनके अंदर की मनोभावना है वो प्रदर्शित हो जाती है। तो जवाब उसका तो जनता उसका जवाब बैलेट से दे देता है, अपना वोट देकर जवाब दे देता है। जी बिल्कुल, तो जनता जवाब देगी, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सही है कि नहीं, ये मैं प्रद्युमन सिंह जी से भी ज़रूर पूछना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है कमज़ोरों की सहायता करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं देश को अलग दिशा में भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रद्युमन सिंह जी, क्या
राहुल गांधी के आरोपों में कहीं सच्चाई नजर आ रही है? जी, सबसे पहले तो बात बता दूं कि सावरकर जी जो है वो आरएसएस में नहीं थे। हम्म, वो हिंदू एक अलग हिंदू सभा जो महासभा थी उनके हिंदू मेंबर थे। महासभा। हाँ, जी। हिंदू महासभा के थे और आरएसएस उसी टाइम स्पेशल अपने नाम से ये आजादी के उस आंदोलन में जुड़ी हुई नहीं थी। उसका अनेक कार्यकर जो है सीनियर कार्यकर वो सब कांग्रेस या सब इन सब लोगों के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए आरएसएस नहीं थी ऐसा कहना उचित नहीं है। और इन देश के टुकड़े करने की भागला करने की जो भी बात है, अगर ये कांग्रेस अगर लड़ी है अंग्रेजों से लड़ी ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर अपने चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश से अपनी जमीन और पीओके क्यों खोना पड़ा? उस समय उसके लिए क्यों नहीं लड़ी? और ये कश्मीरी पंडितों के लिए या दिल्ली के सिख दंगाई के सामने या घुसपैठियों के सामने उसी टाइम क्यों नहीं लड़ी? ये सब लड़ने की बात कर रहे हैं। और अभी जो विरोध पक्ष में है, ऑपोजिशन में है, तो अभी भी बहुत से ऐसी बात है जो लड़ने की जरूरत है, अगर लड़ सकती है तो। मगर देखे तो कांग्रेस या फिर राहुल गांधी ना तो सनातन संस्कृति को समझ पाए हैं, ना तो आरएसएस की कोई जो विचारधारा है उसको समझ पाए है। इसी वजह से अभी बारी बारी वो धोखा खा रहे हैं पॉलिटिक्स में। और हमारे सामने हम भी देख रहे हैं, चलो देश के सामने बहुत से प्रश्न है फिर भी उसको वोट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो जमीनी हकीकत से दूर है। अभी महंगाई है, बेरोजगारी है और न्यायपालिका का बहुत सा ऐसा बदलाव जरूरी है लोगों के सामने। अभी किसानों की कई तकलीफें सामने पड़ी है, ये बांग्लादेश की घुस बैठी है। ऐसे अनेक प्रश्न है जो उठाए जाना चाहिए मगर वो नहीं उठा रही। और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में ये सब बारी बारी बात कर रहे हैं। इसलिए जो उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे स्टेट है जो कांग्रेस, अभी समझो आरएसएस का तो अगले 100 साल पूरा हो गए, कांग्रेस का तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा साल हो गए, 150 के ऊपर के बात है। पूरी मुझे अभी उसकी डिटेल नहीं है क्योंकि अंग्रेजों ने कांग्रेस का स्टार्ट किया था, उसका कांग्रेस का जिसको बोलते हैं स्टार्ट अंग्रेजों ने किया था। तो फिर भी ये समझो अभी ये हालत है देश की। और कांग्रेस में देश के अनेक राज्य है जहां कांग्रेस का अभी उसको राजकीय जमीन भी नहीं है, ऐसा बोले तो चलेगा। दिल्ली स्टेट देखे, यूपी देखे, वेस्ट बंगाल देखे, तमिलनाडु, गुजरात और ऐसी कैसी है, केरल में थोड़ी बहुत है और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य है, बिहार है, वो ऐसे बहुत से स्टेट है जहां उसको राजकीय जमीन भी मिलना मुश्किल है। तो अभी बात कर रहे हैं अंग्रेजों से सामने लड़ने की, पर अभी जो हालात है वहां लड़ने के लिए आप पूरी तरह तैयार नहीं है। और जो संस्कृति है देश भर में, जो दुनिया भर में जो बदलाव हो रहा है उसको नहीं समझ रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदुओं में भी दलित का अलग नया ये ज्ञातिवादी समीकरण बनाना, अलग अलग जो मुद्दे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो अपनी राजकीय जगह खोजने की प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूर जो जा रहे लोकशाही में उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हाँ जी जी, प्रणय जी, आज राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो देश की एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को कि देश की एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है? मुझे मयूरिका जी, आरएसएस को समझने के लिए उसको कुछ पढ़ना जरूरी है। आरएसएस ने सारी देश की जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं उसके जो हेड है उनमें आरएसएस वालों को बिठा दिया है। उसका पूरा जो मैनेजमेंट है वो आरएसएस के हाथ में है। आरएसएस की एक नीति रही है कि आप देखो देश के जितने भी बड़े नेता हैं उनके बच्चे कोई दंगों में नहीं आते हैं, कोई दंगों में वो लाठी लेके नहीं निकलते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे लाठी लेके निकलते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करते हो तो बात कौन करता है? औरंगजेब की कब्र नागपुर में है, तो क्या वहां पर कांग्रेस वाले जाके वो खोदने की बात कही थी या मुस्लिम ने बात कही थी? किसने वो स्टेटमेंट दिए थे? फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नीतीश राणे, इन लोगों ने सबको भड़काया था।
तो मुद्दा तो यही है हिंदू मुस्लिम करवाने का कि इनके खेमे में ये बातें रहती है। दूसरी बात अहम करूं मैं, सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे आजादी के पहले, और दोनों ने भारत को बंटवारे की बात कही थी। अहमदाबाद में 1937 में सावरकर जी ने कहा था कि इस देश में दो भारत रहते हैं। ये मुद्दे कौन भटकाता है? कभी कांग्रेस ने तो ये राजनीति नहीं की है। कांग्रेस की राजनीति हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना और इनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका अहम मुद्दा है। इस देश सर, की ये शांति, धर्मनिरपेक्षता, आप कह रहे हैं ये ना, सब मुद्दे क्या ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं कि हम सर्वधर्म संभाव रख कर चलते हैं, लेकिन आप पर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप तो लगता ही रहा है। संजीव जी के पास होंगे। संजीव जी, आरएसएस देश की एजुकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का मानना हो सकता है। तो ये पहुंचाएंगे नुकसान, ये निर्विवाद है। आरएसएस और बीजेपी वैसे कभी कभी साथ में लगते हैं, कभी कभी अलग लगते हैं, कभी कभी दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बयान दे देते हैं। तो बीजेपी और आरएसएस में जो भेदभाव चल रहा है, क्या वो नुकसान पहुंचा सकता है या फिर देश की एजुकेशन सिस्टम पर? उन्होंने तो सीधा यही हमला बोला है कि आरएसएस नुकसान पहुंचा रहा है देश की एजुकेशन सिस्टम को। क्या इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी मयूरिका जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्कों की दो पहलू है। और वो हमारे बड़े भाई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उन्हीं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की गठन हुआ है। मैं कुछ ये डिबेट के बारे में कुछ बातें और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की स्थापना इस देश में क्यों की गई और किसने किया, और जी। उसमें मुस्लिम महासभा, जो हमारे रद्दुमन जी भी बता रहे थे कि मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा था। तो आईएनसी की स्थापना जब हुई तो दैट वाज द ईयर 1985। 28 दिसंबर में ओ ह्यूम नामक एक ब्रिटिश निवृत्त सेना अधिकारी ने इसकी स्थापना में अहम रोल निभाया था। तो मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना गठक, जो महामंत्री जैसा एक होता था, वो ओ ह्यूम थे। उसके साथ में दादा भाई नवरोजी, दिनसा वाचा, ऐसे कुछ 72 पीपल्स व्यक्ति जो थे जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी। उनका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर भारत को स्वतंत्रता देना। और हिंदुस्तान में उस वक्त छोटे छोटे बहुत सारे संगठन थे, जैसे कि हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना आगे आए, हिंदू महासभा में वीर सावरकर थे और भी कुछ लोग थे। तो सभी लोगों ने मिलकर आजादी के लिए लड़त अपनी बनाई। और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर थे, तो जब पहली जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली जब सांसद बनी, तो उसमें इंडस्ट्रियल मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और उनकी पार्टी थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पर बाद में पॉलिटिकल एजेंडा बनाने, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, इसीलिए वो कांग्रेस से जुड़े थे। पर बाद में पॉलिटिकल एजेंडा कैरी करने के लिए हमने जनसंघ बनाई और जनसंघ का गठन हो गया 1951 में। तो उसी के लिए जनसंघ के बाद जनसंघ का विलीनीकरण हो गया जनता मोर्चा में, जब मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश सिंह नारायण के कहने पर जब एक सब यूनियन बना, तो जनसंघ का विलीनीकरण जनता मोर्चा में जयप्रकाश नारायण जी के कहने पर हुआ। और उसके बाद में फिर एक बार मतभेद होने के कारण, मतांतर होने के कारण, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी के नामक हुआ। पर ओरिजिनलिटी देखे तो हमारे भी कुछ लोग कांग्रेस से जुड़कर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोग कांग्रेस के साथ जुड़कर इंडियन नेशनल कांग्रेस में कार्य करके होद्दे पर कार्य होकर वो खिलाफ लड़े थे। ये बात अलग है कि महात्मा गांधी जी ने उसका नेतृत्व लिया था। पर बाद में 1950 में महात्मा गांधी जी के देहांत के पूर्व उन्होंने कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहा था कि भाई हमारा जो गोल था कि इस देश को स्वतंत्र बनाना, हमारा जो गोल था कि अंग्रेजों के मुक्त भारत बनाना, हमारा जो गोल था
क्विट इंडिया, तो वो अभी संपन्न हुआ है, तो क्यों ना हमें कांग्रेस को डिसॉल्व कर देनी चाहिए। पर कुछ बड़े कद के नेताओं ने गांधी जी की बात नहीं मानी और उतने ही दिनों में महात्मा गांधी जी का देहांत हो गया। तो ये जो स्टोरी है, शायद राहुल गांधी उसको अच्छी तरह से पढ़े नहीं है, समझे नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी इस देश की आजादी में अपना कुछ न कुछ अपना मुकाम रहा है। पर हम समझते हैं कि वो द परसेंटेज मे बी द लो, और उस वक्त इतना मीडिया भी नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं थी, और एक जो दौर चला था महात्मा गांधी का, उनके जरिए आईएनसी हो गया था। पर मोहम्मद अली जिन्ना अगर मुस्लिम लीग साथ न देती तो मुस्लिम लोग साथ में नहीं रहते, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं सकते थे। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर इस देश का बंटवारा हुआ। ये बात भी कांग्रेस को सदैव याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये और सारी इसी के खिलाफ आरएसएस थी, इसी के खिलाफ हिंदू महासभा थी, इसी के खिलाफ हमारे दोनों के मतलब दोनों पार्टी का जो एक सेवक था नथुराम गोडसे, वो भी इसी के खिलाफ थे। ये भी बात आप ध्यान में लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। प्रद्युमन सिंह जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे। जी सर, जी बताइए। जी अपने कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी जो डिस्ट्रॉय करी है, कि जो नाबूद करी है, जो भी है, तो मैं उनके पास ये भी जवाब लेना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में कंटिन्यू मैक्सिमम जो शिक्षण मंत्री रहे वो मुस्लिम कम्युनिटी में से ही आता था। ऐसा क्यों था? जो देश का धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ हो, तो शिक्षण मंत्री तो मुस्लिम कम्युनिटी का कंटिन्यू क्यों रखते थे? और मदरसा वक्फ बोर्ड ये जो इसको सब बढ़ावा दिया, ये सब आज की देन जो अभी देख रहे हैं। और उसके सामने हिंदू धर्म का शिक्षण के ऊपर प्रतिबंध रखा गया था, हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे, ऐसा रूल्स बनाया गया था। ऐसा क्यों? अगर ये ऐसा ही था तो आपको तो ये नजरिया आपका कांग्रेस का गलत है कि शिक्षण सिस्टम गलत जा रही है, क्योंकि वो अपने खुद के नजरिए से नहीं जा रही है। और बात करते हैं अंग्रेजों के सामने लड़ने की, मेरा तो यही कहना है, ये अंग्रेजों के सामने लड़े नहीं थे, सेटलमेंट किया था, सौदा किया था। एक मोहम्मद अली जिन्ना को पीएम बनाना और दूसरी जगह पंडित नेहरू को पीएम बनाना। और ये ना तो अंग्रेजों के साथ लड़े थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी सामने भी लड़े थे, क्योंकि वो पीएम के हकदार थे। और भारत रत्न सरदार आम्बेडकर जी के साथ भी लड़े थे, उसको भी अन्याय किया था। ये सबके सामने लड़े थे अपने खुद के ये सत्ता के लिए। और बात कर रहे हैं आरएसएस की, तो आरएसएस के पास कांग्रेस से ज्यादा कार्यकर है। जो आरएसएस कांग्रेस से बाद में आई संस्था है, वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं है। और बीजेपी भले उसकी संस्था है, उसकी भगिनी संस्था है, मगर आरएसएस का खुद का ही कार्यकर जो है, उसकी संख्या भी शायद कांग्रेस के कार्यकर से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ये लोकशाही है, सोचने वाली बात है। अगर समय चेंज हो रहा है, परिवर्तन के साथ सोचेंगे नहीं, या किसी एक परिवार के राजकुमार के हिसाब से अपना पॉलिटिक्स चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको राज की जमीन खोनी पड़ेगी, और ये अभी खो रहे हैं। और फिर जवाब भी देने में अपना जो आत्ममंथन करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे। वो कांग्रेस खुद को तो नुकसान कर रही है, ये भारत देश की लोकशाही को नुकसान कर रही है, अपना विरोध पक्ष का रोल नहीं निभा रही है। जी बिल्कुल, कई बात है। हाँ जी। जी बिल्कुल, देश के लिए दिया गया हर बयान मुझे लग रहा है बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल योगदान से देश आजाद नहीं हो पाता था, और देश के इतिहास में सारी बातें दर्ज है। प्रणय जी, अगर कम शब्दों में कुछ जवाब देना चाहे, वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास, कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार जैसे लग रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने योगदान से काम किया, उसमें राहुल गांधी तो उसका बिल्कुल जश्न नहीं ले सकते, उनके पुरखों ने किया, वो उस वक्त की जरूरत थी। अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी होती, मैं होते, आप होते, हमसे जो बन पड़ता देश के लिए शायद हम करते ही। तो ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति जैसा लगता है, और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता जा रहा है, ये में कुछ चिंता का विषय लगता है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आप लोगों को? जी बिल्कुल नहीं। प्रद्युमन जी ने अभी कहा
कि सावरकर एक अलग सिस्टम चला रहे थे, उसके माध्यम था। उधर पंचोली साहब कह रहे हैं कि जनसंघ और आरएसएस एक सिक्के की दो पहलू है। प्रद्युमन जी मुझे तटस्थता की ओर से नहीं दिख रहे हैं, मुझे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा की ओर से ही वो बैटिंग कर रहे हैं। ज्यादातर बातें वही करूंगा कि हमारे नेता के पंचोली जी ने कहा कि राहुल जी का एक वाक्य हमें मिल जाता है तो उस पर हमें बहुत अच्छा कहने को मिलता है। तो आप संसद में माइक क्यों बंद कर देते हैं, बोलने क्यों नहीं देते, हमारी विचारधारा को देश के सामने क्यों नहीं लाने देते, ये एक मुद्दा है। और जो लड़ाइयों की बात रही पड़ोसियों से, तो पाकिस्तान को 2 बार धूल चटाई है कांग्रेस के शासन में। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, वो हमारी जो दुर्गा माता के नाम से जानी जाती थी वो इंदिरा गांधी थी। और कोई धर्म को लिए बगैर कांग्रेस कभी नहीं चलती है। हिंदू धर्म के आज भी प्रचारक इस देश में कांग्रेस ने 70 साल आपके कहने के मुताबिक यहाँ शासन किया। उस वक्त भी हिंदू धर्म के नाम का प्रचार चल रहा था। सारी बातें आपकी बिल्कुल खोखले दावे के साथ चल रही है। आप बिल्कुल आरएसएस और भाजपा ने इस देश को तोड़ने के सिवा कोई काम नहीं किया है। इतने सालों से पुराना औरंगजेब को निकालने की जरूरत क्या है? अभी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके मुद्दे खड़े हैं, लोगों की जाने जा रही है, रेप हो रहे हैं महिलाओं के पर, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है, इस मुद्दों पर बात नहीं करते हो। और आप 70 साल की 100, 200, 500 साल पहले की बातें लेकर आप निकल पड़ते हो, ये कैसी राजनीति है? मैं और प्रद्युमन भाई तो जुड़ते ही रहते हैं और ये बातें करते ही रहते हैं। और आपने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलते हैं, आप उनकी और डिबेट्स भी जरूर देख सकते हैं। तो मेरा आपको मेरा पुराने वीडियो देख लीजिए, आपको पता चलेगा। मैं वही कह रही हूँ वीडियोस उनके देख सकते हैं। सर मैं आपकी ओर से जवाब दे देती हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत बार सुन चुकी हूँ मेरे शो पे और दूसरे शोज पे। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी को आजादी की, बीजेपी की, आरएसएस की बात करने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी को यही करना है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो। हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी मजबूत हो, एक मजबूत विकल्प लोगों को मिले, तो लोकतंत्र में जीने का मजा कुछ है वो दुगना हो जाएगा। हम पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, जब भी भाजपा से कोई सवाल पूछा जाता है वो आजादी की, कांग्रेस की सरकार में ये हो रहा था लेकर बैठ जाते हैं। अरे भैया आप जो कर रहे हैं अभी जो जरूरत है वो बताइए। प्रद्युमन जी समय तो है नहीं लेकिन आप लगातार हाथ उठा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे तो संजीव जी के सामने कई डिबेट में मुझे भिड़ने का होता है, ऐसे जो तटस्थ बात करने का मैं प्रयास करता हूं। और कांग्रेस के मित्र की जो बात है उससे एक बात समझ आ रही है, दुनिया के सब रोगों की दवा है, मगर जो कांग्रेस की विचारधारा है जहां से चल रही है वो रोग की अभी तक कोई दवा नहीं है। मेरे ख्याल से वो दवा मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो अपना आत्म मंथन करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ। हाँ जी, सुई से लेकर मंगलयान तक कांग्रेस की सफर रही है इस देश में। वो शिक्षा बिना शिक्षा के नहीं हो सकती है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं हर रोज भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती हूँ, जबकि वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सवाल उठाना ही इस लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर क्रिटिक कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है पार्टी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए और उसे एक्सेप्ट बिल्कुल सुनना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करते हैं कि देश एक मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा बने। हम भले ही लोकतंत्र की बातें करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टी की ओर से, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज्यादा प्रयास किए जाए, जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए। और आप फेसबुक पर अगर हमें देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।